सालार के नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। आज जिस मौजू के हवाले से हम आप बात करने जा रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि पहलगाम पर जो दहशतगर्दाना हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की जानें गई, मासूम जानें गई, उस हवाले से सरहद के इस पार भी और उस पार भी जो एक हिजान अंगेज़ माहौल पैदा कर दिया गया है, हिस्टेरिकल हिस्टेरिकल सिचुएशन पैदा कर दी गई है। बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा है कि दोनों मुल्क अब जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं। ख़ास तौर से हमारे जो न्यूज़ चैनल है, जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, वो चैनल के जो स्टूडियोज़ है, वो ऐसा मालूम होता है कि वार रूम में तब्दील हो चुके हैं। वो जो है बैटल ग्राउंड बन चुके हैं। इस पर जो है कई तरफ से जो है तनकीद हो रही है और कहा जा रहा है कि असल मसला जो है उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ही ऐसा सब कुछ किया जा रहा है। इस दरमियान में कुछ सीनियर वॉइसेस हैं, माकूल आवाज़ें भी हैं, वो कह रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान हॉट वॉर नहीं हो सकती है और जो है जो सूरत हाल है, अमलन जो सूरत हाल है वो बहुत ही मुख्तलिफ है। जिस तरह के हमारे चैनल पेश कर रहे हैं, उन्हीं में से एक आवाज़ जो है बहुत ही मोतबर आवाज़ है, बहुत ही माकूल आवाज़ है, वो है परवीन साहनी साहब की, जो मारूफ और बहुत ही मशहूर मोतबर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, डिफेंस एनालिस्ट है। वो एक मैगज़ीन भी निकालते हैं जिसका नाम है फोर्स मैगज़ीन, जो बरतानिया के एक दिफाई मैगज़ीन है। जेंस डिफेंस वीकली मैगज़ीन के तर्ज पर निकालते हैं। ये मैगज़ीन जो है 2003 से निकल रही है और इसके शुमारे जो है बड़ी मकबूलियत हासिल करते हैं। जब भी ये माहाना मैगज़ीन है, माहाना जरीदा है ये, तो इसके जो भी शुमारा निकलता है वो काफ़ी मकबूलियत हासिल करता है और पॉलिसी साज़ों में डिफेंस एनालिस्ट और जो है डिफेंस के जो है जो भी पॉलिसी मेकर्स है उनमें बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा जाता है और बड़ी कदर के निगाह से देखा जाता है। परवीन साहनी साहब जो आज हमारे मेहमान हैं, खुसूसी मेहमान हैं, उन्होंने जो हमारे लिए वक्त निकाला है, वो इससे कबल जो है मैगज़ीन निकालने से कबल इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया के भी दिफाई नामा निगार रहे हैं। अलावा जी वो ऑथर भी है, उन्होंने 3 किताबें लिखी है। एक किताब है ड्रैगन ऑन आवर डोर स्टेप, दूसरी किताब है द लास्ट वार जो 2022 में शाये हुई थी। एक और किताब है उनकी द डिफेंस मेक ओवर 10 मिथ दैट शेप इंडियाज इमेज। ये 3 उन्होंने किताबें लिखी है। तो आइए, अभी उनका ये कहना है कि उनके कई इंटरव्यूज़ जो है सोशल मीडिया पर भी आ चुके हैं, उनके मज़ामीन भी आ चुके हैं। उनका ये कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग नहीं होगी, हॉट वॉर नहीं होगी, ये सर्द जंग का सिलसिला जारी रहेगा। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम उनका इस्तकबाल करते हैं। जनाब परवीन साहनी साहब, सालार के नाज़रीन की तरफ से आपका वेलकम है, खैर मक़दम है। बहुत बहुत शुक्रिया बारी साहब। हाँ, जी ये परवीन साहनी साहब इस वक्त जो है हमारा जो स्टूडियोज है, टीवी के स्टूडियोज जो है वो वार रूम में तब्दील हो चुके हैं। वहां से जिस तरह की जो है जंग की बातें हो रही है, लेकिन आप उसके बरखिलाफ ये कह रहे हैं कि ये जो मामला है जो इस वक्त पैदा हुआ है, पहलगाम में जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है, वो जो है हॉट वॉर की तरफ नहीं जा सकता है। तो इसके पीछे आपकी क्या वजूहात है, क्या रीजंस है, किन किन बुनियादों पर आप ये बात कह रहे हैं? देखिए, ये हॉट वॉर नहीं होगी। हॉट वॉर का मतलब इसे हम कहते हैं ऑल आउट वॉर, वो नहीं होगी। और उसका कारण बहुत सीधा सा है कि चाइना ने खुलेआम ये कहा है, बयान आया है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का, वांगी साहब का, कि हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं। मतलब हम पाकिस्तान का जो भी इंटीग्रिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, हम उसके साथ खड़े हैं। इसका मतलब अगर जंग होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो वो उनको बहुत सारी मदद कर सकते हैं। और जो चाइना की फौज है, वो आज पूरी दुनिया में एक बहुत अव्वल नंबर की फौज है। उसके पास बहुत काबिलियत है। और उससे क्या होता है, अगर वो मदद करेगी, जो वो करेगी अगर जंग होती है तो वो पूरा जो है पलड़ा पाकिस्तान के हक में वो उधर हो जाता है। उसके अलावा जैसे आप जानते ही हैं
कि इस समय हमारी फौजें जो हैं वो दोनों सरहद पे लगी हुई हैं, पाकिस्तान की सरहद पे और चीन की सरहद पे। इसका मतलब वैसे ही जो हमारी फौज है उसकी नफरी तकसीम हो गई है, उसके ऊपर से जो हमारी पाकिस्तान की जो सरहद है उस पे अगर चीन उनकी मदद करेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीन लड़ाई में शामिल होगा, पर चीन के पास इतनी काबिलियत है बिना लड़ाई में शामिल हुए बहुत सारी काबिलियत से पाकिस्तान की मदद कर सकता है। तो इस मैं ये कह रहा हूं आपसे, इस समय जो पूरा बैलेंस है मिलिट्री का बैलेंस, वो ये दिखाता नहीं है कि हिंदुस्तान को लड़ाई करनी चाहिए। क्योंकि लड़ाई आप तभी करते हैं अगर आपको पक्का विश्वास होता है कि आप जो चाहते हैं लड़ाई से, जो बातचीत से हासिल नहीं हो पा रहा, वो मुकम्मल होगा। तो ये नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं हॉट वॉर जो है उसको बिल्कुल मैं कहता हूं वो नहीं होगी। आई रूल इट आउट टोटली। अब क्या होगा, वो छोटी मोटी कोई, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, दोनों फौजें हैं, कुछ आर्टिलरी ज्यादा खुल जाएगी, एक दूसरे के रेड कर लेंगे। तो जहां तक मिलिट्री का ताल्लुक है, वो मिलिट्री ऑप्शन जो है वो इससे ज्यादा नहीं होगा। एयरफोर्स का जो इस्तेमाल है हिंदुस्तान या पाकिस्तान नहीं करेगा। अगर हिंदुस्तान करेगा तो उसकी जवाबी जवाबी हमला पाकिस्तान का आएगा, और उसमें चीन की भी बहुत मदद होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि ये लड़ाई नहीं होगी। तो सर ये जो हिस्टेरिया जो पैदा किया जा रहा है, तो इसका नुकसान तो हमारे मुल्क को होगा। और जो हुकूमत ने पहले जो एकदम आप कह सकते हैं उसको नी जर्क रिएक्शन कह सकते हैं, और अभी तक जो है तो बाकायदा इल्जाम जो है लगाया नहीं गया है, यानी फॉर्मल जो होता है ना पाकिस्तान के खिलाफ के यू आर इन्वॉल्व इन दिस, ये जो कैफियत है, तो इससे क्या, इसको किस तरफ डायरेक्शन जाएगा इसके नतीजे में? देखिए, जो भी हो रहा है आज हमारी टेलीविजन स्टूडियोज में, हमारे रिटायर्ड जो सीनियर ऑफिसर हैं आर्मी के, कुछ एयरफोर्स के, वो आके भी बयानबाजी दे रहे हैं हम पाकिस्तान को खत्म करेंगे। देखिए, एक आदमी को पेट्रियट होना अच्छा है, आप भी हैं और मैं भी हूं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि नामुमकिन है। अब उससे क्या होता है कि, और जो आम जनता होती है जो लड़ाई समझती नहीं है, फिर वो सोचती है अच्छा ये तो अब करेंगे ही मोदी सरकार, और मोदी सरकार नहीं कर पाई, तो उससे फिर मोराल भी लो हो जाता है लोगों का। आप ऐसी बातें करें ही मत, आगे बयानबाजी ना दें, क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं है, किसी का कुछ नहीं हो रहा है। जहां तक आपने ये बात करी है कि पाकिस्तान को हमने अभी तक ऑफिशियल तौर पे नहीं कहा है कि इन्होंने करा है। देखिए, उसमें क्या है कि जैसे मैं आपसे कह रहा था, चीन मदद करेगा पाकिस्तान की, उनके साथ खड़ा है। और चीन के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये बयान दिया है, जो कि पाकिस्तान ने पहले बोला था कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप एक कमीशन बिठाइए, कुछ करिए, पता करिए ये कैसे हुआ। ये नहीं करिए कि आप सीधा पाकिस्तान को इल्जाम दीजिए। तो देखिए, इस समय पाकिस्तान की साइड पे चीन के होने से जो है बहुत भार आ जाता है पाकिस्तान की बात में। जी। अच्छा, ये जो इस वक्त जो यानी आप ये देख रहे हैं, जब से यानी चंद सालों में ये सिचुएशन पैदा हुई है कि हमारी जो यहाँ पर जो हुक्मरान ग्रुप है, जो रूलिंग क्लास है, ये जो फॉरेन इश्यूज है और डिफेंस इश्यूज जो है, जो कुछ भी मामला होता है उसको जो है कनेक्ट किया जा रहा है लोकल पॉलिटिक्स से, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से कनेक्ट किया जा रहा है। तो आप ये समझते हैं ये कोई हेल्दी ट्रेंड है? ये इसके नतीजे में अब जिस तरह से जो है उसके बाद से हिंदू मुस्लिम की बाइनरी शुरू हुई कि सेलेक्टिव टारगेटिंग की गई, नमाज नाम पूछ कर किया गया, जबकि एफआईआर में ऐसा बताया जाता है कि अंधाधुंध फायरिंग का वर्ड इस्तेमाल हुआ, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग जो पहलगाम के बारे में जो की गई है। तो ये इस तरह की जो चीजें हो रही है पीटी पॉलिटिक्स के लिए, इसको आप क्या हेल्दी ट्रेंड समझते हैं? ये कुछ सालों में देखने में आ रहा है। देखिए, ऐसा है, जहां तक ये पर्टिकुलर पहलगांव का जो जो मामला हुआ है, जो बहुत ही अफसोसजनक है, जी। उसके बारे में मुझे कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है कि जी। वहाँ हिंदू मुस्लिम पूछा गया था, नहीं पूछा गया था। जी। और जहाँ तक रिपोर्ट्स का ताल्लुक होता है, उसमें जी। मैं यकीन नहीं करता हूँ।
जी मैं जब कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, उसका कुछ निकलेगा हल, तो हम उसको कबूलेंगे कि जी ऐसा हुआ है। दूसरी जी बात जो ये है, देखिए जी मैं सीधा कहना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को भी और बड़ी लोगों को भी, ये हिंदू मुसलमान का मतलब नहीं है। जी हिंदुस्तान एक है। जी हिंदुस्तान एक है। हिंदुस्तान की बेहतरी तभी होगी अगर हिंदू मुसलमान मिलके कंधा से कंधा लगा के देश जी को आगे लेके जाएगा। आप जी देश को मत तोड़िएगा। ऐसे देश टूटता है हिंदू मुसलमान करने से। और इससे आपका जो डिफेंस है, अगर जी आपके देश के अंदर इस तरीके की बातचीत होती है, तो जी उससे आपका डिफेंस भी कमजोर होता है। जी क्योंकि आप मान के चलिए, बहुत सारे मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान की फौज में हैं, कंधे से कंधा लगा के वो हिंदू के साथ। हमने तो कभी हिंदुस्तान, मैंने फौज की नौकरी करी है, जी हमने कभी भी, मैंने अपनी नौकरी में कभी नहीं देखा कि ये होता हो कि तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, ये कभी बात ही नहीं हुई। तो जी ये सब चीजें जो मैं देख रहा हूँ खुद, इससे मुझे भी बहुत अफसोस होता है। ये देश में नहीं होनी चाहिए। जी, जी। अच्छा, ये सवाल पैदा होता है कि वो कश्मीरी जो है, उनका एलिनेशन बढ़ा है। आप तो जानते हैं, आपने भी तज़किरा किया था 1-2 इंटरव्यू में जो है, जो 2019 के बाद से जो कुछ भी वाक़यात पेश आए। अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, बहुत से वहाँ के जो यूट्यूब पर जो चीज़ें आ रही है, कि कश्मीरी ये कह रहे हैं कि हमने तो जो है पूरा का पूरा जो है स्टेट को बंद कर दिया था। इस वहशियाना दहशतगर्द के वाक़े के खिलाफ जो है, हमने सबने मिलके पूरे कश्मीर को बंद किया। आप बताइए कि इंडिया की कौन-सी रियासत जो है, हमारी कौन-सी रियासत जो है ने बंद किया, इसके खिलाफ हड़ताल की, इसके खिलाफ एहतजाज किया, उस पहलगाम वाक़े के खिलाफ। फिर हमारे कश्मीरी लोगों को जो है, जहाँ यहाँ इंडिया हमारे मुल्क के दूसरे पार्ट में जो पढ़ रहे हैं, उनको क्यों निशाना बनाया जा रहा है? तो क्या आप समझते हैं कि इसके नतीजे में जो एलिनेशन का मामला है, जो दूरी हुई है, वो और बढ़ जाएगी? जिस तरह से कश्मीरियों को निशाना बनाया गया मुल्क में, बनाया जा रहा है। देखिए, ये इसमें इसमें आपने दो बातें कही हैं। जी, पहली बात तो ये है कि जो अ, हम जब, हिंदुस्तान कहता है, हमारी सरकार कहती है कि अब कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो कश्मीर जमीन नहीं है, कश्मीर लोग हैं। वो हमारे जैसे ही हैं, हमारे भाई हैं। तो ये सिर्फ कह देना कि कश्मीर हमारा है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जमीन आपकी नहीं है। आपकी है या नहीं है वो दूसरी कहानी है। आपने ये कहा है, ये कहने से कि सारे कश्मीर जो हैं वो हिंदुस्तानी हैं, तो आप एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से उसमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने सालों साल, ये कोई नई बात नहीं है, इनको हमने कश्मीरियों को, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, इनके साथ हमने बहुत ज्यादतियां करी हैं। इनके साथ हमने धोखा दिया है इनको। तो उसमें क्या होता है कि इंसान जो होता है, जो इतने प्रेशर में होता है, डरा होता है, तो वो आपके साथ कैसे खड़ा होगा, मुझे बात समझ में नहीं आती। आप पहले उसको ये तो कबूलिए कि ये हमारे जैसे हैं, तो वो आपके साथ खड़े हैं। अब वहाँ पे कश्मीर में ये पहलगाम हुआ। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, रिपोर्ट आ रही है कि वो बोला है कि जो कश्मीरी है वो स्टूडेंट है कॉलेज में, उनको निकालिएगा, उनको 48 घंटे दिए हैं। उधर वो उत्तराखंड में बोला जा रहा है, देहरादून में, कि आप अपना मकान खाली करिए। अरे साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? जो कश्मीरी है वो भी तो हिंदुस्तानी है। आप क्यों, कैसे उसको निकाल रहे हैं? तो ये सब बातें, ये तो सरकार ही देख सकती है ना। जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका विकास एक साथ होगा, जब सबका विकास करिए, आप सबको लेके चलिए, हम सब खुश होंगे उसमें। तो सर ये अभी जो है अपोजिशन की तरफ से, जैसा कि पुलवामा वाकया पेश आया था 2019 में, उसके बाद जो है जो वहाँ के जो गवर्नर रहे हैं सत्यपाल मलिक साहब ने आके बहुत सी चीज़ों पर जो है तो रोशनी डाली थी। और ये मुतालबा किया जा रहा था, सभी की तरफ से किया जा रहा था, कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स फिक्स की जाए, इन्वेस्टिगेशन फिक्स किया जाए। अभी जो ये वाकया पेश आया है, इसके हवाले से हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो खास तौर से चैनल है, वो ये सवाल पूछ ही नहीं रहे हैं हुकूमत से कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। वहां पर जो है इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है, ये वाकया कैसा पेश आया? और अब जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जाती, जैसा कि पहला वाकया हो पुलवामा में, और मुतवातर कहीं ना कहीं वाकयात हो रहे हैं, और जो
हुकूमत जो है हमारी जो सेल कर रही थी कि वहाँ नॉर्मलसी आ गई है, नॉर्मलसी आ गई है, हालात मामूल पर आ गए हैं 370 हटाने के नतीजे में, ये दोनों चीज़ों को आप किस तरह से जो है तो इवैल्यूएट करेंगे सर? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है सरकार का कहना कि 370 हटाने से नॉर्मलसी आ गई है, तो नॉर्मलसी का एक बहुत बड़ा सबूत होता है कि आप फौजों को कम करिएगा जम्मू कश्मीर से। अगर आप जम्मू कश्मीर से अपनी फौज की जो नफरी है वो कम करते हैं, दिखेगा कि लोग वापस आ रहे हैं फौजी, तो हम मान लेंगे कि हाँ नॉर्मलसी आ गई है। दूसरी बात यह है, आपने अभी इलेक्शन करे असेंबली के, ओमार अब्दुल्ला जो है 90 सीट हैं जम्मू कश्मीर की असेंबली में, 50 सीट पे वो जीते हैं, और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उनके पास ही नहीं है। पुलिस उनके अंडर नहीं है, पैरामिलिट्री उनके अंडर नहीं है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। तो जनाब आप बताइए मुझे नॉर्मलसी कैसे आ गई है। अब जहां तक आपने बात करी है मेन मीडिया की, मेन लाइन मीडिया की, देखिए मैं तो इनको सुनता भी नहीं हूँ, ना मुझे इन पे कोई भरोसा है। और मैं तो सबसे यही अपील करता हूँ कि आप इनको ना ही सुनिए, तो देश तरक्की करेगा। अच्छा, ये अपोजिशन पार्टियों की तरफ से जो पहली एक मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद नहीं थे, वो बिहार में एक रैली के सिलसिले में जो इलेक्शन से रिलेटेड बताई जा रही है वहां चले गए थे। तो इससे एक मैसेज, क्या मैसेज चला गया होगा? दूसरी बात उसी से हवाले से ये है कि अपोजिशन पार्टियों की तरफ से मुतालबा हो रहा है कि स्पेशल स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए पार्लियामेंट का। क्या आप इस मुतालबे से इत्तेफाक करते हैं? दोनों बातों पर देखिए, आपका ये राय। ये जो बात बोली है लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, वो उसको लेटर को उन्होंने सोशल मीडिया पे भी डाला है जी, अपने अकाउंट पर, कि एक स्पेशल बुलाना चाहिए सेशन। तो ये बहुत निहायत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मुद्दा ये नहीं है, देखिए पूरा देश खड़ा है सरकार के साथ, पर मुद्दा ये भी नहीं है सिर्फ कि साहब वहां पर कोई इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। मुद्दा ये है कि सब जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनके साथ सरकार बातचीत करे कि साहब नॉर्मलसी आई है नहीं आई है, कैसे आएगी। ये सब बातें जो है इसमें मनोबल बढ़ता है देश का। पूरा देश देख रहा है, सरकार से उम्मीद करता है कि शांति हो देश के अंदर। कोई नहीं चाहता कि देश के अंदर गड़बड़ हो, कोई नहीं चाहता जंग हो। तो ऑपोजिशन ने जो ये बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और मेरे हिसाब से तो सरकार को ये रिक्वेस्ट मान लेनी चाहिए। अब जहां तक ताल्लुक है प्रधानमंत्री कहाँ जाते हैं, इसमें देखिए मैं कोई कौन होता हूँ टिप्पणी करने वाला। जी, तो मेरा तो लेवल ही नहीं है टिप्पणी करने का, वो तो जी। प्रधानमंत्री है, कहीं भी जा सकते हैं। है जी। नहीं, लेकिन जो है एक अहम जो है मामला है, इंतहाई सीरियस मामला था, उस वाला उस हवाले से है ना वर्ल्ड में क्या मैसेज गया होगा? ये कहना चाह देखिए, रहा हूँ मैं, ये इस देखिए सवाल से। वर्ल्ड पे मैसेज ये गया है कि हिंदुस्तान टेररिज्म को के साथ जूझ रहा है, पर टेररिज्म कैसे खत्म होगी वो जी, 34 साल से नहीं समझा है। जी, हम ये आज कोई नई बात नहीं है जो मोदी सरकार झेल रहे हैं। वो दूसरी बात है कि जब भी बीजेपी की सरकार आती है ये ज्यादा हो जाते हैं मामले, जी, कम नहीं होते। वो ऑपरेशन पराग 2001 में वो अटैक हुआ था जेएन के असेंबली पर, फिर वो 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, तब भी जी, बीजेपी की सरकार थी। मैं ये बात बीजेपी की नहीं है, बात ये है कि ये सारा मसला जो है ये 1991 से चल रहा है, 34 साल हो गए। ऑपोजिशन को ये भी बैठ के सरकार के साथ बात करनी चाहिए कि साहब ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये मिलिट्री प्रॉब्लम भी है। अगर आपकी आज मिलिट्री ताकतवर होगी तो बाहर का कोई भी हिम्मत नहीं करेगा ये सब काम करने की। जैसे कि आज हमने देखा है कि जो चीन की फौज है वो हमारे कुछ एरिया पे बैठी है ईस्ट लद्दाख में, 5 साल से बैठी है, हम नहीं उठा पाए ना उसको, क्योंकि हम जानते हैं वो ताकतवर है। तो साहब अपनी ताकत बढ़ाइएगा। ये एक सीधा मिलिट्री लेसन है जो 34 साल तक हमारी सरकारों को, हमारी मिलिट्री लीडरशिप को समझ नहीं आया है। और जहां तक सवाल है सब ऑपोजिशन पार्टीज का, सरकार से मिलना, सरकार बैठे उनसे बातचीत करे, तो ये एक बहुत ही अहम और जरूरी स्टेप है जो करना चाहिए।
आपने एक बात कही कि लद्दाख में चाइनीज चाइनीज फौज आके बैठी है, पीएलए वहां पर आके बैठी हुई है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है इससे पहले भी कहा था कि कोई जो है फौज, चाइना की फौज हमारे इलाके में नहीं आई है। अब आप ये किसकी बात पे यकीन किया जाए? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम इतनी टाइम से बातचीत कर रहे हैं, जी, ये बातचीत हो रही है ना, कि अब यहाँ डिसएंगेजमेंट करिए, अब आप ये करिए, तो दिक्कत है ना, तभी बातचीत हो रही है। जी, अगर वो नहीं बैठे होते तो आप किस बात की बातचीत कर रहे हैं? जी, अब प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, उसमें मैं कोई नहीं हूँ बोलने वाला। जी, पर दिक्कत है ग्राउंड पे दिख रही है हमको। कितनी राउंड स्टॉक हो चुकी हैं, डिप्लोमैट्स की हो चुकी हैं और मिलिट्री कमांडर्स की हो चुकी हैं। इसीलिए हुई है ना, क्योंकि वहाँ ग्राउंड पे दिक्कत है। जो हम कहते हैं ये हमारी सरहद है, वो उस पे बैठे हैं। वही उसी की बातचीत हो रही है कि साहब आप वापस जाइए। और क्या बातचीत हो रही है? पर हम उनसे बातचीत कर रहे हैं ना, क्योंकि उनको, हमें मालूम है उनके पास ताकत ज़्यादा है। तो अगर हमने भी 34 साल में, हम बहुत बड़ा मुल्क है, हम में बहुत काबिलियत है। ऐसी बात नहीं है कि हमारी जो मिलिट्री है वो जी, रद्दी मिलिट्री है। जी, पर सवाल ये है कि बेशक। ये तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स को समझना चाहिए कि साहब हमें ताकत बनानी है। तो ताकत बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? अभी आप देखिएगा, आज एक रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल सिपरी की रिपोर्ट आई है, सब पेपर्स के अंदर है। वो रिपोर्ट ये बता रही है कि जो डिफेंस बजट है इंडिया का, वो पाकिस्तान से 9 गुना है ज्यादा। जी, अब वो 9 गुना ज्यादा बजट है, और अगर ये चीज हो रही है, तो आप खुद सोचिएगा कहाँ पे दिक्कत है ये फिर? कहाँ जा रहा है वो पैसा? क्या हम उसका ठीक इस्तेमाल कर रहे हैं? जहाँ जाना चाहिए वो जा रहा है? तो ये सब बातें हैं ना, ये तो ऑपोजिशन पार्टी से जब तक सरकार मेल-जोल नहीं रखेगी कॉन्स्टेंटली, ये बातें तो हो। देखिए, राहुल गांधी ने कह दिया कि साहब एक सेशन बुलाइए, मान लीजिए सरकार ने बुला भी लिया, उससे क्या हो जाएगा? ये तो कांस्टेंट, लगातार बातचीत होनी चाहिए इन चीजों पे, क्योंकि इसमें हम सबकी बेहतरी है। जी। अच्छा, ये आपने जो कहा डिफेंस बजट के हवाले से कहा, जी। आपने खास तौर से एक बात और कही थी, बहुत सी जगह कही है, मेक इन इंडिया का जो मामला है, वो डिफेंस के हवाले से भी कहा जा रहा था। तो उस पर भी आपका एक एनालिसिस आया है। तो ये मेक इन इंडिया से कुछ डिफेंस को कुछ फायदा हो रहा है, डिफेंस में कुछ ये हो रहा है? आप कहते हैं कि R&D पे पैसा ही नहीं खर्च करते हैं, तो कहाँ से वो होगा? देखिए, जब तक आप अपना आर-एन-डी पे पैसा नहीं खर्चेंगे, अभी आज खबर आई है कि कल हमने वो रफ़ाल एम है, वो जी, उनसे लिए हैं हवाई जहाज़, अपने एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत के लिए, है ना? जी, अगर हम डिफेंस पे अपनी आर-एन-डी में अगर खर्चें, जी, आर-एन-डी पे हम खर्चें, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हम वाक़ई बना सकें जी, देश के अंदर। तो मेरा ये मानना है और मेरा तजुर्बा है ये, कोई 40 साल का तजुर्बा है इस एरिया में। और मैं समझता हूँ, जब से मैं फौज में गया था मैंने ये देखा है सब कुछ होते हुए। जी, मैं ये समझता हूँ कि हमारी सरकारें पैसा डालना ही नहीं चाहती, और जो अब प्राइवेट सेक्टर भी आ गया है, प्राइवेट सेक्टर हमारे की सोच बहुत अलग है। प्राइवेट सेक्टर ये कहता है कि साहब फायदा कब होगा पहले ये बताइए, पैसे तो मैं बाद में डालूँगा। अगर आप फ़ायदा पहले देखेंगे, तो आप आर-एन-डी में पैसे नहीं जा रहे हैं। जी, जी, आर-एन-डी का मतलब होता है कि आप लॉन्ग टर्म जो है अपनी सोच रखें, और आप सब्र रखें, और फिर देखें कि नतीजे आते हैं। ये हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में मेरे पास मुनाफ़ा कब आएगा, अगर ये आपकी सोच है, तो आप बाहर से ही चीज़ लाएँगे ना और यहाँ पर उसको असेंबल कर देंगे, और क्या करेंगे आप? वही हम करते हैं। जी। अब मैं फिर से पहलगाम वाक़ये की तरफ आता हूँ। ये जो अमेरिका के बारे में, ट्रम्प के बारे में कहा जाता था, मोदी जी कहते हैं कि नाम लेके माय माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं, डोनाल्ड भी जो है बोलने में थोड़ा-सा तलफ़्फ़ुज़ में भी अदायगी में होता है, आप तो जानते हैं। तो एक तो उन्होंने बयान दिया कि 1500 साल से पाकिस्तान इंडिया लड़ रहे हैं, वो अपने तौर पर ये कर लेंगे। और दूसरी बात जो वहाँ से जो बयान आया है वो एक फॉर्मेलिटी जिसको कहते हैं उस तरह से बयान आया। जबकि इंडिया के जो है हमारे जो मुल्क के ताल्लुकात जो है स्ट्रैटेजिक नौइयत के है, उसके बावजूद भी इस तरह से जो है हमको जो है बीच मंदार में छोड़ दिया। इसको किस तरह से आप देखते हैं? मैं इस तरीके से देखता हूँ कि आज अमेरिका जो है, उस पे बहुत दबाव है।
अमेरिका आज दुनिया की अकेली पावर नहीं है। अमेरिका पे दबाव है बहुत ज़्यादा। तो उसके पास और बहुत सारे मसले हैं। उसको इंडिया की ज़रूरत है, पर ऐसा नहीं है कि वो आकर इंडिया की मदद करेगा जब सबको मालूम है कि चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो अमेरिका और ट्रंप जो है वो उस मसले में नहीं घुसेंगे जहां चीन ऑलरेडी बैठा हुआ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो वो नहीं करेगा चीन, तो उसने वही कहा है। देखिए, दोस्ती यारी तो अच्छी लगती है, पर जब देशों की बात होती है और आप देश के टॉप नेता होते हैं, तो आप देश का इंटरेस्ट देखते हैं पहले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रंप साहब की और मोदी साहब की दोस्ती नहीं है, बट इस इशू के ऊपर दोनों मुल्क के अमेरिका की असेसमेंट पे, उनकी सोच में, वो यहाँ मदद नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि ये जो मसला है आप अपना पाकिस्तान के साथ सुलझा लीजिए। उसका कारण ये है क्योंकि वो जानते हैं चीन इसमें शामिल है प्रॉब्लम के अंदर। अच्छा सर, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो क्या इससे जो है चीज इसके बारे में आप क्या किस तरह की राय रखते हैं? ये जो उसके देखिए, तरफ से मुतालबा हो रहा है, क्योंकि सिर्फ इस वक्त जो है हमारे मीडिया ने जिस तरह का दबाव बना दिया, हुकूमत पे एक बहुत जबरदस्त दबाव बना दिया है, यानी वो दबाव जो है मुल्क को जंग की तरफ ले जाता है। इस पस देखिए, मंज़र में, पहली इस कॉन्टेक्स्ट पहली में। पहली बात तो ये है, मैं इस बात से मुतासिर नहीं हूँ कि मीडिया ने हमारे प्रधानमंत्री पे कोई दबाव डाला है। जब प्रधानमंत्री कल मीडिया को बताएंगे अब आप उल्टा बोलना शुरू करिए, तो वो उल्टा बोलना शुरू कर देंगे। अच्छा, समझ गए आप? जी, जी। हमारे जो मेन लाइन मीडिया है, हाँ, उसकी कोई इंटीग्रिटी नहीं है जहां तक मेरा ताल्लुक है। जी, पहली बात तो ये है। जी, दूसरी बात ये है, जो आपने बात करी है, पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करिए, चीन भी वही कह रहा है। जी। अब हाँ, ऊपर उनके से वज़ीर जो ख़ारजा बीच में कह रहा हूँ, उनके हाँ, वज़ीर ख़ारजा ने भी अब कहा है। जी, जी, अब वेंग ली ने अमेरिका भी के कहा। जो जी, वांग अब ली ने। अमेरिका के जो एफबीआई डायरेक्टर हैं, जो कैश पटेल हैं, वो कह रहे हैं इंडिया को कि साहब मैं मदद करूंगा इन्वेस्टिगेशन में। अब क्या करना है नहीं करना है, ये तो सरकार फैसला लेगी। जी, इस पे मेरा और आपका टिप्पणी करने से कुछ नहीं होने वाला। जी, 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 जी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल यही है जनाब जी, सहानी साहब, कि अब ये इस वक़्त जो मुल्क में जो हालात पैदा कर दिए गए हैं, इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा आपके ख़्याल से? जो है जिस तरह का जो है अब देखिए माहौल बना दिया गया है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल। इससे जो है देखिए हुकूमत के लिए यानी तकरीबन ऐसी यानी कैच 10-22 की सिचुएशन पैदा हो गई है। देखिए, ये कोई कैच 22 की सिचुएशन नहीं है। अगर आप देश के अंदर जी, हिंदू मुसलमान करेंगे, देश कमजोर होगा। अगर देश कमजोर होगा, तो देश की सेनाएं तगड़ी नहीं हो सकती। अगर देश की सेना तगड़ी नहीं होगी, तो हमारा डिफेंस अच्छा नहीं हो सकता। जी, ये बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें कोई भी ऐसी घुंडी नहीं है जो हमको समझ नहीं आ रही। जी। अब हम नहीं समझना चाहें, वो दूसरी बात है। लेकिन आप इस बात पर जो है एकदम यानी अटल है कि हॉट वॉर नहीं होगी। देखिए, हॉट वॉर मैंने आपको समझाया नहीं हो सकती, जी, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं नहीं उम्मीद करता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ करेंगे जिसका रिजल्ट हमारे जी। फेवर में ना हो। नहीं, क्योंकि समझे आप? पाकिस्तान ने ये कहा ना, हमने जो अबेंस में रखा है वाटर ट्रीटी को, कि हम्म, इट्स लाइक एक्ट ऑफ वॉर कहा ना उन्होंने। हाँ, वो उन्होंने कहा है, वो उनकी रेड लाइन है। उन्होंने बताया है कि अगर आप सब कुछ करेंगे, पर अभी कुछ हुआ नहीं है। ये इंडस वाटर ट्रीटी पे सिर्फ बयानबाजी है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो बयानबाजी तो दोनों तरफ से होती है हाँ, हाँ, जब जी, जी। माहौल खराब हो जब जाता है। सरजंग होती है तो बयानबाज़ियाँ तो हाँ, होती है, जारहाना तो अंदाज़ में एग्रेसिव देखिए, अब पोस्चरिंग माहौल जो है तो दोनों की माहौल तरफ से खराब दिखाया है, जाता है। पर इसमें तो कोई शक हिंदुस्तान नहीं को है। अंदर आप से जैसे जो तगड़ा है रहना क्या कहेंगे उसको, कूल है। जी, हेडेड लोग बहुत कम होते हैं ऐसे मौके पर जो है, यानी कूल हेड के साथ बात करने वाले जो है, माकूल बात जी, करने वाले। जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए सालार के नाज़रीन के लिए वक़्त दिया। बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई आपने और इसको बिल्कुल बहुत ही मुदल्लल अंदाज़ में वाज़ेह किया कि ये जो सर्द जंग जो चल रही है इस वक़्त, वो
गर्म जंग में तब्दील नहीं हो सकती है, हार्ड वॉर नहीं हो सकती है। जी। और ये जो कुछ भी हो रहा है, बयानबाजियां की जा रही है, वो एक पोस्चरिंग है। और इसके भी मैंने इसकी भी कोई ज्यादा उम्र नहीं होती है पोस्चरिंग की। दोनों भी मुल्कों के हुकूमतों को जो है कहीं ना कहीं होश के नाखून लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।